हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे लेक्चर 19 के अंतर्गत जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पेट, एसएससी, आरआरबी, लेखपाल और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। इसके पहले पिछले वीडियोज में हमने लेक्चर 18 के अंतर्गत जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने बताए थे। यदि आप उसे नहीं पढ़े होंगे तो उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको यह लाभ होगा शेयर करने से कि अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा, उसका ताप क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, सभी सत्य है। तो हम बता दें आपको कि जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा, संपूर्ण ऊष्मा जो दी गई ऊष्मा होती है, वो कुल ऊष्मा जो है वस्तु के अवस्था परिवर्तन में खर्च हो जाता है, और उस स्थिति में अवस्था परिवर्तन के समय उस वस्तु का ताप बढ़ता नहीं है या घटता भी नहीं है, यानी स्थिर रहता है। तो पहले का विकल्प बी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले का ये विकल्प बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। तो चौराहे पर जब हम मुड़ते हैं तो एक वृत्ताकार पथ बनता है, ठीक है, वृत्ताकार पथ बनता है। जब साइकिल सवार जो है किसी चौराहे पर मुड़ता है तो वह जो है एक वृत्ताकार पथ बनाता है। तो इस साइकिल सवार पर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर एक बल कार्य करता है केंद्र की ओर, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो दूसरे का विकल्प हो जाएगा यह ए सही हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र की ओर रखता है। तो अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा है कि वह बल वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण पर वह बल जो केंद्र की ओर कार्य करता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे अभिकेंद्रीय बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केंद्र की ओर कार्य करता है, इसीलिए इसे हम अभिकेंद्रीय बल कार्य करते हैं। तो चौराहे पर जब मुड़ते समय जो है एक वृत्ताकार पथ बनता है और उस स्थिति में उस व्यक्ति पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो दूसरे का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया है कि जल में पड़ी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, प्रकाश के ध्रुवण के कारण। बी दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और डी दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में पड़ा हुआ लकड़ी तिरछा दिखाई देता है। इसका कारण यह है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं कि एक माध्यम जो है सघन है। अब जैसे पानी रखा हुआ है, इसमें लकड़ी है, तो यह बाहर जो है विरल माध्यम है, अंदर सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण जो सघन से विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो लकड़ी झुका हुआ दिखाई देता है या तिरछा दिखाई देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो लकड़ी तिरछी दिखाई देती है। तो तीसरे का यह टी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है भार कौन सा भौतिक राशि है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भार जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भार जो होता है वह mg के बराबर होता है, और g जो है, g के कारण जो है, g में क्या है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इस वजह से
यह भार mg जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। तो चौथे का विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋणावेशित होता है हो जाती है, बी उदासीन हो जाती है, सी धनावेशित हो जाती है, डी पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो इसका विकल्प हो जाएगा या सी धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ जो है वो धनावेशित हो जाता है। तो पाँचवें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम को सुनते हैं। यह संभव है ए अनुनाद के कारण, बी विस्पंद के कारण, सी व्यतिकरण के कारण, डी विवर्तन के कारण। तो ऐसा जो होता है वह अनुनाद के कारण होता है। तो छठे का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सातवां दिया है कि कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, चाल। तो एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। तो सातवें का विकल्प हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सातवें का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिध्वनि का कारण है। ए दिया है ध्वनि का परावर्तन, बी दिया है ध्वनि का अपवर्तन, सी दिया है ध्वनि का अवशोषण, डी है ध्वनि की चाल। तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा आठवें का ये सही हो जाएगा। यानी पुनः वह ध्वनि हमें सुनाई देता है तो ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नौवां क्वेश्चन दिया है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है कॉपर और जिंक, कैल्शियम और लोहा, जिंक और बोरान, लोहा और मैग्नीशियम। तो यह नौवें का हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। क्लोरोफिल का निर्माण के लिए आवश्यक होता है लोहा और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया है कि वह गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन और डी दिया है नाइट्रोजन। तो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाने वाली वो गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो 10वें का विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोर, तोता, कबूतर, कोयल। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वह मोर है। 11 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि मधुमक्खी पालन कहलाता है ए एपीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर और डी हार्टिकल्चर। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है, इसका विकल्प हो जाएगा ए एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कीवी, पेंगुइन, बाज, शुतुरमुर्ग। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है वह शुतुरमुर्ग है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 नंबर का दिया है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हक्सले, मैलपिगी, रॉबर्ट हुक, पाश्चर। तो जीव द्रव्य का जीवन का भौतिक आधार है यह मत दिया था हक्सले ने। तो 14 का यह विकल्प ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का दिया है कि मनुष्य में अवशेषी अंग हैं ए कर्ण पल्लव पेशियाँ, बी दांत, सी क्षुद्र आंत्र और डी दिया है कर्ण पल्लव। तो मनुष्य में अवशेषी अंग हैं वह होता है कर्ण पल्लव पेशियाँ हैं। तो 15 का यह विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 16 नंबर का दिया है प्रकृतिवाद चयनवाद का मत प्रस्तुत किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैल्डेन ने, बी चार्ल्स डार्विन ने,
सी स्टैनले मिलर ने और डी वैलेस ने। तो इस प्रकृतिवाद चयनवाद का जो मत प्रस्तुत किया था वह चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो 16 का विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 17 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर, उपर्युक्त सभी पर। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, 17 का सी होगा, ताप पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं, ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी उदासीन, डी सभी सत्य। तो रेडियो एक्टिवता में बीटा किरण जो होता है वह ऋणावेशित होता है। तो 18 का यह बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 19 नंबर का दिया है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, ए आसवन द्वारा, बी वाष्पन द्वारा, सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी वर्ण लेखन द्वारा। तो नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो 19 का यह विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सी दिया है, 20 दिया है लास्ट क्वेश्चन कि जल में विलेय विटामिन्स हैं। ए में दिया है ए बी सी, बी दिया है बी और सी, और सी दिया है ए बी डी, और डी दिया है बी डी। तो विटामिन बी और सी जो होता है वह जल में विलेय होता है। अब इसमें ए में जो है आपका दिया है विटामिन ए भी दिया है, तो विटामिन ए जो है वो जल में विलेय नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह 20 का विकल्प बी सही हो जाएगा। बी और सी जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जनरल साइंस के आप क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।